ओके गाइस, तो इसमें बात करने वाले हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की। तो साथ में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से, उसके बाद हम लोग जाएंगे टेक्निकल पे। तो यहाँ पे अगर हमको फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों चीज़ें पता हैं तो हम लोग एक वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों क्यों आने चाहिए। तो बेसिकली फंडामेंटल हमको बताता है कि व्हाट टू बाय, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा व्हाट टू बाय, एंड टेक्निकल हमको बताता है कि व्हेन टू बाय। यहाँ पे फंडामेंटल हमको बताएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कंपनी की, जो रियल वैल्यू है, जो पेपर्स पे वैल्यू है, ठीक है। फाइनेंशियली क्या कंडीशन चल रही है उसकी, इनकम शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है कंपनी का। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमको बताएगा जो रियल टाइम में प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं मार्केट में, प्राइस एक्शन, कुछ पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से क्या क्या डिमांड और सप्लाई हैं, ये सारी चीज़ें हमको टेक्निकल से पता पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टेक्निकल पे बात कर रहे होंगे। तो जब भी हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मैक्रो का मतलब है हम लोग ब्रॉडर लेवल पे इकोनॉमी को समझते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन डेटा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। जब हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी की, इसमें हम लोग देखेंगे कंपनी का डिटेल्स, कंपनी का इनकम शीट, कैश फ्लो, एबिटा, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख लोगे तो सबसे पहले दो इंडिकेटर्स हैं हमारे पास फंडामेंटल में। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, जो हमको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बताता है क्या फ्यूचर में हो सकता है। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, लैगिंग हमारे पास जो पहले से ही हो चुका है, जैसे जीडीपी, सीपीआई, इन्फ्लेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन क्या ये लैगिंग है, इसका मतलब हमको नहीं देखने चाहिए? देखने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पैटर्न क्रिएट करते हैं, जिससे हम लोग डॉट कनेक्ट करते हैं और इसको यूज़ करते हैं लीडिंग इंडिकेटर में, ठीक है। तो लीडिंग में हमारे पास आ जाते हैं यील्ड्स, आ जाती है आईएसएम की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, या फिर और भी सारी चीज़ें हैं। ओके, तो अब आता है बिजनेस साइकिल और सेक्टर रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इस साइकिल को भी कंसिडर करते हैं कि अभी हम लोग किस साइकिल में हैं और कौन सी साइकिल में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस सेक्टर में करना चाहिए, ठीक है। तो अर्ली साइकिल, अर्ली साइकिल मतलब हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या, फाइनेंशियल और कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। अब मिड साइकिल, हम लोग थोड़ा पीक पे पहुंच गए हैं, अब स्टेशनरी हो गया है। स्टेशनरी में हमारे पास इंडस्ट्रीज चलेंगी, टेक चलेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पीक आ गया हमारे पास। लेट साइकिल, जब थोड़ा सा ड्रॉप डाउन आएगा मार्केट में, हमेशा देखो ऐसा ही होता है कि कहीं पे पीक आएगा, पीक आने के बाद थोड़ा सा पुल बैक आएगा मार्केट में। पुल बैक में हमारे क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं जो डिफेंसिव हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, एनर्जी की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हो गए, डिफेंसिव हो गए। अब रिसेशन, जब एक हमारा पीक से लेके पूरा सेचुरेट होके एक नीचे पॉइंट आएगा, उसको हम लोग रिसेशन बोलेंगे। रिसेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि जो नॉर्मल सेक्टर हैं वो हमेशा ड्रॉप डाउन होंगे, पैनिक सेलिंग आएगी हमेशा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर सेलिंग आने वाली है। लेकिन रिसेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है उन फैक्टर्स पे, उन सेक्टर पे लगाना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो जब रिसेशन होगा, समझो यहाँ पे कोविड-19 आया था, तब भी बहुत सारे कुछ स्टॉक्स थे वो तब भी चल रहे थे, जिसमें से हमारे यूटिलिटीज़ के आ गए, कंज्यूमर आ गए, हेल्थ केयर आ गए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ भी हो जाए ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। आईटीसी का स्टॉक है जैसे, या फिर किसी फार्मा का स्टॉक है, वो हमेशा चलने वाला है, ठीक है, चाहे रिसेशन हो चाहे कुछ हो। ये एक कंज्यूमर नीड है, ये एक ह्यूमन नीड है। इसलिए रिसेशन में कौन सा लगाना है वो भी पता होना चाहिए, या फिर डेट में लगाना है, या फिर कौन सी साइकिल में कौन सा रोटेशन करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हेडिंग थी सेक्टर रोटेशन। तो जब भी सेक्टर रोटेशन करते रहोगे तो पोर्टफोलियो का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है हमेशा नेगेटिव में रहता है, सेक्टर रोटेशन नहीं करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग। अभी कौन सी साइकिल चल रही है, किस सेक्टर पे हम लोग लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। सेक्टर रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना फिर पैसा या तो न्यूट्रल पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे समझो फाइनेंशियल पे लगाया था, तो क्या पता रिसेशन में जाके फाइनेंशियल यहाँ पे डाउन हो जाए, तो पोर्टफोलियो अल्टीमेटली माइनस में आ जाएगा जो प्रॉफिट में था, ठीक है। तो सेक्टर रोटेशन का ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद आता है माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस में हम लोग कंपनी की इन डेप्थ डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले उसका बैलेंस शीट आता है, इनकम स्टेटमेंट आता है, उसका एबिटा आता है, कैश फ्लो क्या जनरेट कर रही है कंपनी, ठीक है,
जो कैश फ्लो होता है किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आगे क्या क्या ये लोग क्या प्लान करने वाले हैं, कंपनी कितनी लंबी टिकेगी। उसके बाद आर ओ आई, पी। ठीक है, पी रेशो का आप मतलब ऐसा समझो कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसका सिंपल सा हिसाब है, अगर पी रेशो आपका यहाँ पे 20 के आसपास रहता है तो फिर आपको कम पैसा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, 15 से 20 में रहता है बहुत सारे सेक्टर्स का, लेकिन सेक्टर के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। किसी में पूरे सेक्टोरियल में ही पी रेशो ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा कुछ पैसा कमाने के लिए। और उसके बाद आर ओ आई। ठीक है, आर ओ आई हो गया अपना रिटर्न ऑन इक्विटी, कि इक्विटी पे कितना लगाने पे आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, और आर ओ आई से आपको एफिशिएंसी दिख जाएगी, यहाँ पे पी से वैल्यूएशन दिख जाएगी। अब किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है किसी भी कंपनी का रियल वैल्यू, जो पेपर्स पे हम लोग देखते हैं कैश फ्लो, वो एक रियल वैल्यू होता है। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, फ्री कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का, जो भी फॉरकास्टेड फ्री कैश फ्लो। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 में फ्री कैश फ्लो निकाल लिया। फ्री कैश फ्लो के बाद टर्मिनल वैल्यू, देखो अब कंपनी इनफाइनाइटली तो रन नहीं होगी, उसकी एक टर्मिनल वैल्यू हम लोग 1 ईयर लेके चलते हैं कि टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी, वैक। वैक क्या है यहाँ पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है कंपनी का, उसको आज डिस्काउंट करके, क्योंकि देखो आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ेगा और भी सारे फैक्टर बढ़ने वाले हैं, डेट और इक्विटी रेशो भी चेंज हो सकता है, तो आगे क्या वैल्यू होगी उस कैश फ्लो की, उसको अब जाके डिस्काउंट करके निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्काउंट टू पीवी स्टेप 4 में। यहाँ पे जो भी हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे पास जैसे कोई एड ऑन कैश पड़ा हुआ है बैंक में, उसको भी ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पड़ा हुआ है पहले से और हमने जो फ्यूचर वैल्यू निकाली है उसकी प्रेजेंट में, उसको भी ऐड कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट द डेट, जो हम लोग डेट लेके बैठे हैं या फिर कहीं से कंपनी कहीं से डेट लेती है, लोन लेती है, उसको माइनस कर देना। उसके बाद हमारे पास वैक आ जाएगा। तो किसी की यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस से, जो करंट मार्केट प्राइस शेयर चल रहा है, जो वैल्यू आती है इंट्रिंसिक, उससे कंपेयर कर लेना कितना ओवर वैल्यूड, कितना परसेंट का डेविएशन है। अगर दोनों सेम चल रहे हैं तो फिर ग्राउंड लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। अगर प्राइस हाइप्ड है, देखो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत ज़्यादा हाइप प्राइस है, हाइप प्राइस यहीं से निकालते हैं कि सबसे पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, मार्केट प्राइस देखा, कंपेयर किया कितना परसेंट पे चेंज हो रहा है, वहाँ से हम लोग हाइप निकालते हैं कितना है, क्या कितना अंडर वैल्यूड है, कितना ओवर परफॉर्मर है। ठीक है, तो फंडामेंटल में यहीं तक था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है अगर कुछ यहाँ पे हमको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।